अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र गुज़िश्ता 15 से 20 दिन के अंदर हम देख रहे हैं जितना हुकूमती ज़ोमा, वज़रा, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इमरान खान साहब के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोपेगेशन हो रही है। लंदन के अंदर नून लीग के लोग पिटीशंस दायर कर रहे हैं कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड का कंटेस्ट ना लड़ सके। और इसी दौरान अचानक से पता चलता है कि वो जिसको दबाना चाहते हैं अल्लाह उसको मजीद इज्जत दे देता है। आज बीबीसी ने एक आर्टिकल छापा है अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या इमरान खान की जिद्दोजहद और क्या गुफ्तगू, वो सारी डिटेल्स मैंने शेयर करनी है। साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसने मुझे हिला कर रख दिया, मुझे बहुत सारी कहानियां भी याद आ गई, वो ये कि पंजाब के अंदर प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज लिए गए हैं कि किसको किस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनाना है और इंटरव्यूज किसने किए हैं। यह सुनकर आप शशदर रह जाएंगे। यही वो म्यार है, यही वो प्रॉब्लम है जिसने पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के सिस्टम पर से एतमाद उठा दिया। इसकी क्या तफसीलात हैं वो शेयर करूंगा। अडियाला जेल के अंदर सहाफियों को आज कवरेज के लिए नहीं जाने दिया गया। उन्होंने क्या क्या कंप्लेंट्स की हैं, कुछ सहाफियों के ट्वीट्स भी हैं, कुछ वायरल बयानात। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे या उंगली से दबा सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, ऑल एंड गुड नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो के चेक मार्क कर लीजिए। ज्यादा ज्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी आंटी का मामला सेटल हो सके। वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके और हमारे दरमियान जो इंटरेक्शन है वो बेहतर हो सके। बगैर वक्त ज़ाया किए, इससे पहले कि मैं अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक का सफ़र शामिल करूं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज। मेरे पास एक खबर का तराशा है जिसमें लिखा हुआ है कि सीएम इंटरव्यूज प्रोफेसर्स फॉर अपॉइंटमेंट एज वीसीज, यानी कि चीफ मिनिस्टर ने इंटरव्यूज किए हैं प्रोफेसर्स के कि उनमें से किसको यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर लगाना है। जाहिर है एक ओहदा है खातून के पास और उस ओहदे का अपना एक तकद्दुस है। वो ओहदा ये डिमांड करता है कि उन्हीं को ही इंटरव्यूज करने हैं। लेकिन मुझे कुछ कहानियां याद आ जाती हैं, मैं बार बार वो कहानियां सुनता हूं। हमारे गांव में एक प्रोफेसर साहब हुआ करते थे, मास्टर साहब हुआ करते थे। वो बाद में कॉलेज बन गया तो प्रोफेसर बन गए। मास्टर साहब हुआ करते थे और वो जब थक हार जाते थे ना तो अपने बेटे को पेपर्स दे देते थे, जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं स्टूडेंट्स के, कि बेटा तू चेक कर ले। और बेटा चेक करके दे दिया करता था। और मामला सारा ये था कि बच्चा छठी जमात का, पर्चे 10वीं जमात के स्टूडेंट्स के। अब आप चेक कर लीजिए छठी जमात के बच्चे का कैलिबर क्या होगा कि वो 10वीं जमात के तलबा के जो पेपर्स है वो चेक करता है। तो एक दिन अचानक से ऐसे राह चलते हुए बच्चे से मेरी मुलाकात हो गई, सामना हो गया। मुझे भाई कैसे कर लेते हो यार? तो कहता है सर जी आपको आइडिया नहीं है कि मैं कैसे कर लेता हूँ, मैं बड़े तरीके से करता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। मैंने कहा क्या करते हो? कहते हैं सर जिसकी खुशखती अच्छी होती है ना, जिसकी लिखाई अच्छी होती है, उसके ऊपर तो मैं कर देता हूँ टिक और 10/10, और जिसकी लिखाई अच्छी नहीं होती उस पर लगा देता हूँ मैं काटा। तो इस तरह पर्चे चेक हो जाते हैं। और मार्ट साहब टीबी के मरीज थे तो वो पर्चे चेक होते हुए बड़े शौक से देखा करते। तो इस वाली कहानी का इन इंटरव्यू से कोई ताल्लुक नहीं है। निज़ाम का ये अलमिया है कि हमारे यहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, गवर्नर ही होता है ज़ाहिर है, गवर्नर जो यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है माजरत के साथ कराते हैं कि ओहदे का तकद्दुस है। अब देखें जो बंदा सिविल अवार्ड, यानी मुल्क के सबसे बड़े सिविल अवार्ड एक ऐसे शख्स से लेंगे जिसके ऊपर ये छाप लगी हुई हो कि वो परसेंटेज लेते थे सिनेमा हॉल्स के टिकट्स के ऊपर, मतलब एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अवाम का म्यार या एतमाद क्या रहेगा? और फिर जब एक खातून के ऊपर ये एलिगेशन हो कि उन्होंने किसी कॉलेज की प्रिंसिपल के ऊपर प्रेशर डलवाया था कि उनका एडमिशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो प्रोफेसर्स के इंटरव्यूज लेंगी ताकि वाइस चांसलर भर्ती किया जा सके। तो फिर सिस्टम के ऊपर किसका एतमाद रहना है? उन्हीं चांसलर से, एक तो वाइस चांसलर होते हैं ना जिसको ज़ाहिर है कि एग्जेक्टिव ने सिलेक्ट करना है, फिर जो चांसलर्स हैं जो गवर्नर के तौर पर काम कर रहे होते हैं उन्हीं चांसलर से मेडल्स पहनाए जाते हैं स्टूडेंट्स को जो पोजीशंस लेते हैं। तो ये बड़ा अलमिया है, इसको कोई समझ नहीं पा रहा
کہ جن جن بڑی بڑی پوزیشن کے اوپر بڑے بڑے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کو بٹھانے والا بھی تو کوئی ہوتا ہے نا. تو کوئی یہ سوچے کہ نوجوان کیا سوچے گا, اس کا فیوچر بچ کیا گیا ہے اس ملک کے اندر. روزانہ ایک نئی دھما چوکڑی ہے, ایک نیا پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کس طرح سے انٹرویوز بھی ہوتے ہیں, معاملات بھی ہوتے ہیں. تو جو میں نے سٹوری آپ کو سنائی ہے اس کا اس خبر سے تو کوئی تعلق نہیں تھا اپیرنٹلی, لیکن بس مجھے ایسا ہی یاد آ گیا تو میں نے کہہ دیا. اس میں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کے پاس ایک پوسٹ ہے, اس پوسٹ کا یہ تقاضا ہے کہ انہوں نے ہی کرنے اور کسی نے نہیں کرنے, لیکن جو سسٹم کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے اس کو بھی بحال رکھنا پوسٹ پر بٹھانے والوں کے اوپر لازمن ہے, یعنی فرض ہے. تو یہ خبر تھی جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا تھا. میں وہ اڈیالہ سے آکسفورڈ تک کا سفر اس پورے کالم کو آگے نریٹ کروں گا, آپ نے بڑے غور سے دیکھنا ہے, آخر میں غور سے دیکھنا ہے, آپ ضرور اس کو سنیے گا. جو جد و جہد عمران خان صاحب کی بیان کی گئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج اڈیالہ جیل کے اندر کیا ہوا؟ اڈیالہ جیل میں آج پھر صحافیوں کو کوریج سے روکا گیا ہے. اڈیالہ جیل میں آج 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت ہو رہی ہے. جیل انتظامیہ نے صرف 5 رپورٹرز کو کوریج کی اجازت دے دی. مختلف چینلز کے 7 سے 8 رپورٹرز کو جیل سے باہر روک دیا گیا. جی ٹی وی, جیو نیوز, 92 نیوز, ایک نیوز, جی این این اور پبلک نیوز کے رپورٹر کی کوریج کی اجازت نہیں دی گئی. جیل انتظامیہ نے صرف سما, ایکسپریس, سنو, اے آر وائی اور دنیا کو کوریج کی اجازت دی. جیل انتظامیہ گزشتہ 4-5 سماعتوں سے صحافیوں کی کوریج کی اجازت نہیں دے رہی. جیل انتظامیہ صحافیوں کو کوریج سے روکنے کی وجوہات بھی نہیں بتا رہی. آج اڈیالہ جیل میں معمول سے زیادہ سختی ہے. اس کے اوپر سمیع ابراہیم صاحب نے ٹویٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں عمران خان کے مقدمات کی سماعت اڈیالہ جیل میں شروع ہے, لیکن میڈیا کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. آج معمول سے زیادہ سختی ہے. ہائی کورٹ احکامات کے باوجود ثاقب بشیر اور سمیع ابراہیم بھی باہر کھڑے ہیں. یہ سمیع ابراہیم صاحب نے خود ٹویٹ کیا, وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. جناب علی امین گنڈا پور صاحب کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے, اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں, کیونکہ جلسہ اب قریب آ رہا ہے تو پھر ظاہر انڈر پریشر بھی لینا ہوتا ہے. وہ اپنی جگہ پر معاملہ ہے, لیکن کچھ وکلا کو بھی آج اڈیالہ جیل نہیں جانے دیا گیا. جیسے وکلا فیصل چودھری اور نعیم حیدر پنجوتا کی جیل میں داخلے پر پابندی کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ یا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو 6 ستمبر کو طلب کر لیا. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان ہے, اس دن شاید چھٹی ہوگی میرا خیال ہے. جیل آئندہ سماعت پر عدالت میں حاضری یقینی بنائیں. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد اڈیالہ جیل حکام کو عدالتی حکم سے متعلق آگاہ کریں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑا حکم دے دیا ہے. تو اب ذرا سپریم کورٹ کی ہم بات کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ جو کہ قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے انصاف فراہم کرنے کی سپریم رسپانسبل ہے, اس کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 60,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے. 15 سے 31 اگست کے درمیان 1087 مقدمات دائر ہوئے, جبکہ صرف 226 کے فیصلے ہو سکے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے, یہ ہماری پرفارمنس ہے, یہ ہمارے نظام عدل اور انصاف کی پرفارمنس ہے. اور حالات یہ ہیں کہ اب ملک میں ایندھن سپلائی کا سلسلہ جو ہے وہ ٹھپ ہونے جا رہا ہے. کوئی 50 دن کا ایندھن پاکستان کے پاس رہ گیا, اور پاکستان کی آئل ریفائنریز نے حکومت کو اس کے اوپر خبردار کر دیا ہے. یہ پاکستان کے اوورال معاملات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا. اس کالم کی ہم بات کر لیتے ہیں جس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے اڈیالہ سے آکسفورڈ تک. یہ محمد حنیف صاحب ہیں, کالم نگار. انہوں نے لکھا ہے, میں نریٹ کر دیتا ہوں, غور سے سنیے گا. وہ کہتے ہیں زندگی میں انگریزی کی جو پہلی ضخیم کتاب پڑھی تھی اس کا نام تھا دی گریٹ اسکیپ. اس میں ان قیدیوں کی کہانیاں تھیں جو دنیا کی محفوظ ترین جیلوں سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے تھے. کوئی جیل کے گارڈ کا بھیس بدل کر بھاگا, کسی نے اپنے آپ کو دھوبی کی وین میں چھپایا, ایک ذہین قیدی بستر کی چادر سے ہینگ گلائڈر بنا کر جیل کی فصیل کے اوپر سے پرواز کر گیا. لیکن زیادہ تر کہانیوں میں قیدی سالہ سال تک خاموشی سے ایک سرنگ کھودتے تھے, اکثر پکڑے جاتے تھے. لیکن کچھ خوش قسمت اپنی آزادی پا لیتے ہیں. جو پکڑے جاتے تھے وہ جیل واپس آتے ہی ایک اور سرنگ کھودنے کی تیاری شروع کر دیتے تھے. کہانیوں کا سبق یہی تھا کہ اگر قیدی کا جذبہ سچا ہو تو دنیا کی کوئی جیل اسے فرار ہونے سے نہیں روک سکتی. پاکستان کے سب سے مشہور قیدی عمران خان ہے, اور کسی زمانے میں پاکستان کی سب سے سخت جیل مت جیل سمجھی جاتی تھی. لیکن آج کل اڈیالہ ہے جہاں پر جیلروں کو قیدی سے ہنس کر بات کرنے پر غائب کر دیا جاتا ہے, اور قیدی کا جذبہ ایسا ہے کہ آپ کو ان کی سیاست سے لاکھ اختلاف ہو, لیکن ان کے جذبے سے ان کے سیاسی مخالف بھی تنگ ہیں. جس طرح عمران خان نے پاکستان کی سیاست میں نئے انداز متعارف کرائے ہیں,
इसी तरह उन्होंने अडियाला जेल से फरार का अनोखा मंसूबा सोचा है कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर का इलेक्शन लड़ेंगे। सच्ची बात यह है कि इमरान खान के इलेक्शन में उतरने से पहले ना पाकिस्तानियों को और ना ज्यादातर इंग्लिस्तानियों को इल्म था कि ऑक्सफोर्ड के चांसलर का कोई इलेक्शन भी होता है। उनके ऐलान के साथ ही सबको चांसलर के इलेक्शन का ऐसे ही पता चल गया जैसे अब बच्चे बच्चे को इलेक्शन फॉर्म 45 और इलेक्शन फॉर्म 47 के बारे में पता है। गोरों के कदीम इदारे के भूले बिसरे इंतखाब में शामिल होने का ऐलान करके इमरान खान ने इसमें जान डाल दी है। मंसूबा नहीं कि इमरान खान अडियाला जेल से सुरंग खोदना शुरू करेंगे और एक दिन ऑक्सफोर्ड के चांसलर के दफ्तर में नमूदार होंगे। वो रहेंगे जेल में ही, और जैसा कि उनके जानिसार समझते हैं, जेल में रहते हुए मजबूत से मजबूत तर, मकबूल से मकबूल तर होते जाएंगे। लेकिन चांसलर के इलेक्शन लड़ने से उनका नाम मगरबी दारुल हुकूमतों में एक बार फिर गूंजेगा। सबको याद आएगा कि वो एक शोहरा आफाक क्रिकेटर थे। उनके मद्दाहों को लंदन की पार्टियां, शाही खानदान के साथ मुलाकातें और साबका शरीक हयात जमाइमा खान के साथ तस्वीरें दोबारा शेयर करने का मौका मिलेगा। उनके कैंसर अस्पताल का जिक्र आएगा। यह बात भी याद आएगी कि वो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म भी हैं। अब उन पर मज़हका खेज किस्म के मुकदमात चलाए जा रहे हैं। चांसलर के इंतखाब के लिए इमरान खान के अलावा किसी दूसरे उम्मीदवार का नाम भी शायद ऑक्सफोर्ड से बाहर लोग नहीं जानते, लेकिन इलेक्शन होता है, गुमनाम उम्मीदवार भी अपना जोर लगाएंगे। एक बरतानवी सहाफी ने एक कॉलम में इमरान खान के खिलाफ इंतखाबी मुहिम का महाज खोल दिया है। इल्जामात वही पुराने हैं। सलमान रुश्दी के साथ एक स्टेज पर बैठने से इनकार, तालिबान रुसामा के लिए नरम गोशा, औरतों के बारे में फरसूदा ख्यालात। इन बातों से ऑक्सफोर्ड के इलेक्शन में पता नहीं उनके कितने वोट टूटेंगे, लेकिन पाकिस्तान में यकीनन बढ़ेंगे। अगर वो ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो कैदी नंबर 804 को गोरों ने भी अपना लीडर मान लिया, और हार गए तो गोरों की अजली इस्लाम दुश्मनी। इंतखाब का नतीजा कुछ भी हो, दुनिया को याद आएगा कि इमरान खान एक सियासी कैदी हैं, और गालिबन दुनिया के हसीन तरीन सियासी कैदी। सियासी कैदी जेल की सख्ती बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गुमनामी नहीं। तो इमरान खान एक बार फिर मगरबी मीडिया की शह सुर्खियों में होंगे। जो भी सियासतदान पाकिस्तान की किसी जेल से फरार चाहता है, उसकी सुरंग का रास्ता GHQ से होकर जाता है। इमरान खान अपना रास्ता खुद बनाने में मुसर हैं। शायद वो पहले फरार होने वाले कैदियों का अंजाम देख चुके हैं। सियासतदानों में जेल से फरार होने का सबसे ज्यादा तजुर्बा नवाज शरीफ रखते हैं। अटक किले से फरार हो चुके हैं, कोट लखपत से भी, लेकिन इतनी मर्तबा फरार होने के बाद अब वो अपने घर जाती उम्रा में भी अपने आप को कैदी समझते होंगे। अब फरार होंगे तो कहां जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान अपनी सुरंग खोद रहे हैं और कोई जेलर उन्हें रोक भी नहीं सकता। यह बड़ा जबरदस्त कॉलम है जो मोहम्मद हनीफ साहब ने लिखा है। मैं डिस्क्लेमर के साथ इसका तमाम तर क्रेडिट BBC को दूंगा। मैंने नरेट किया है सिर्फ, इसमें मिन्नो अन कोई लफ्ज तब्दील नहीं किया गया। एज इट इज जो था वो आपके सामने रखा गया। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करना चाहता हूं। हामिद मीर साहब कहते हैं, कभी गैर जिम्मेदारी के नाम पर तो कभी हद तक के इज्जत के कानून के नाम पर सिर्फ सहाफत ही नहीं, जमहूरियत भी अंडर कंट्रोल है, और बदकिस्मती से सहूलतकारों का जमहूरियत का राग अलापने वाले सियासतदान हैं। आज सहाफत को किसी निसार उस्मानी की तलाश है जो किसी जनरल जिया को टोक सके। इमरान रियाज खान कहते हैं, सवाल यह है कि जेल में तो सिग्नल ही नहीं होते, और बगैर सिग्नल के तो कोई फोन काम ही नहीं करता, तो फिर इल्जाम कैसा है। वो नोकिया 3300, लोग नोकिया 3310 लिख रहे हैं। भाई 3300 भी एक फोन है, वो भी चेक कर लेना, गूगल कर लेना। साबिर शाकिर साहब ने प्रोफेसर के इंटरव्यूज के ऊपर कमेंट करते हुए कहा कि वाइस चांसलर की तकर्री के लिए इंटरव्यू। तो ये तमाम तर मामला था जो मैंने आपके सामने रखना था। और या मकबूल जान साहब के लिए हर व्लॉग में मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, आप भी उठाते रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।